हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपको इस चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में हम आधुनिक भारत पे पहुंच चुके थे। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने एक ओवरव्यू देख लिया था कि भाई कैसे आधुनिक भारत स्टार्ट होता है, क्या क्या चीजें आई यहाँ पे, कैसे यूरोपियों का आगमन स्टार्ट हो गया था, क्या इसके पीछे की वजहें थी। सारी चीजों को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से यूरोपीय देशों ने भारत में आना स्टार्ट किया। यानी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत में यूरोपियों के आगमन की बात। तो यूरोपीय, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यूरोपीय मतलब यूरोप के देश जो हैं उन सभी देशों को हम यूरोपीय देश कहते हैं। और इन देशों से आने वाले लोगों को हमने यूरोपीय कहा है। ठीक है। अंग्रेज मतलब विदेशी लोगों को हम अंग्रेज कहते हैं, लेकिन जनरली चूंकि ब्रिटिश लोगों ने हम पे रूल किया है, शासन किया है, तो अंग्रेज शब्द हम पर्टिकुलर विदेशियों में ब्रिटिशर्स के लिए लगा देते हैं। लेकिन यहाँ यूरोप की बहुत सारी कंपनीज आधुनिक भारत की इतिहास में अगर हम बात करें 15वीं शताब्दी से लेके स्टार्ट हो जाते हैं भारत में आना। उनके पीछे क्या कारण थे जिसमें हमने डिस्कस किया था। सबसे प्रमुख कारण तो था व्यापार, है ना। लेकिन ये लोग व्यापार करते 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 शासन की ओर अग्रसर हो गए। तो कौन कौन सी वो कंपनीज थी या यूरोपीय लोग थे जो भारत में आना चालू हुए, तो हम आपको बता देते हैं। पहले एक ओवरव्यू हम ही आपको दे देते हैं, फिर तो क्या लिखा है स्लाइड्स के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? आगमन। तो भाई सबसे पहले मैं आपको दो चार चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूं। यूरोपीय मतलब सारे के सारे यूरोप के देशों की बात हम कर रहे हैं, है ना। यूरोप के देश के जो निवासी हैं उनको यूरोपीय कहा जाता है, यूरोपीय नागरिक कहा जाता है। यूरोप में लगभग हम बात करें तो 51 देश हैं आज की कंडीशन में। कम ज्यादा हो सकते हैं, एक दो कम तो नहीं होंगे, ज्यादा ही हो सकते हैं। ठीक है। सो इन 51 देशों में सारे देश तो नहीं आए, क्योंकि तब तक बहुत सारे देश हुआ भी नहीं करते थे। लेकिन अगेन यहाँ पे हम बात करें बड़े बड़े देशों की, तो सबसे पहले यूरोप में पुर्तगालियों ने प्रभुत्व स्थापित करा, क्योंकि पुर्तगाली लोगों ने ही सबसे पहले समुद्र का रास्ता भारत आने का खोज लिया था। समुद्र के रास्ते भारत आने का रास्ता। ठीक है। पुर्तगालियों के बाद ये खबर पता चली, देखो पुर्तगाल के बगल में स्पेन है, तो इन दोनों ने संधि कर ली कि आप पूर्व जाएंगे, हम पश्चिम जाएंगे, लड़ाई झगड़ा ही खत्म। बहुत अच्छी बात थी। पुर्तगालियों के बाद आपने देखा होगा कि आपने नाम सुना हो डच लोगों का। किसका? डच लोगों। डच लोग कौन है? डच लोग कहलाते हैं हॉलैंड के निवासी। हॉलैंड। ठीक है। अब हॉलैंड तो बचा नहीं है, अब उसको हमने नीदरलैंड कह दिया है। क्या कह दिया है? नीदरलैंड नाम हो गया उसका, नीदरलैंड। ठीक है। सो नीदरलैंड के या हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। फिर आपने नाम सुना होगा अंग्रेजों का। अंग्रेज मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश मूल के लोगों की बात हम कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स की। अंग्रेजों के बाद यहां पे डेनिश लोग भी आए। कौन? डेनिस द मैनिस नाम सुना होगा। डेनमार्क के जिनको निवासी हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डेनमार्क के निवासियों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। डेनमार्क के बाद आपने नाम सुना है फ्रेंच या फ्रांसीसियों की बात करें तो फ्रेंच लोगों की बात कर रहे हैं। फ्रांसीसियों का आना चालू। इसके अलावा स्वीडन के लोग भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। स्वीडिश लोग भी आए हैं, स्वीडिश, है ना, स्वीडिश यानी स्वीडन के लोग भी आए हैं भारत में। ये हालांकि प्रभुत्व नहीं जमा पाए। आपको मैं बता दूं कि चाहे वो डच हो, चाहे डेनिश हो, चाहे फ्रेंच हो, इन तीनों ने बहुत ज्यादा प्रभुत्व स्थापित भारत में नहीं कर पाया। ये भारत के पड़ोसी देशों में जा चुके थे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा जावा, माली, सुमात्रा इत्यादि, इंडोनेशिया जिसको आज हम कहते हैं, वहां पे इन लोगों का प्रभुत्व हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया इत्यादि पर। ठीक है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। फिर लेकिन ब्रिटिशर्स का सबसे ज्यादा कब्जा रहा है। पुर्तगाली सबसे पहले आए हैं भारत में 1498 में। वास्को डी गामा मई में पहुंच चुके थे कालीकट बंदरगाह केरल में। और सबसे बाद में ये लोग गए भी हैं। पुर्तगालियों को हमने हटाया है सबसे बाद में 1961 में। ठीक है। सबसे बाद। हाँ, फ्रेंच लोग जो हैं ये सबसे बाद में, क्या ये 1680 में तो स्वीडिश लोग आए थे,
भारत में। सबसे कम प्रभुत्व भी रहा है इनका, जो ज्यादा स्थापित नहीं कर पाए। 1664 में जो है फ्रांसीसी लोग, फ्रेंच लोग भारत में आना स्टार्ट हो गए थे। हालांकि ये सेकंड नंबर पे होते हैं जाने स्वतंत्रता के बाद 1953-54 में ये भारत छोड़ देते हैं अपनी सारी की सारी जगहों को, भारत शासन के, भारतीय शासन के सुपुर्द करके चले जाता है। अंग्रेजों की अगर हम बात करें तो ये लोग जो है ये बाद में आए थे। कहा जाता है कि इनने जो पहली फैक्ट्री है 1609 में स्टैब्लिश करी थी। 1608 में ये पहली बार भारत आए थे। आपने नाम सुना होगा कैप्टन हॉकिंस का। तो ये ब्रिटिश नागरिक हुआ करते थे, ये आए थे भारत में, है ना। उस समय पे 1608 के आसपास भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा था और जहांगीर शासक हुआ करता था, मुगल शासक, ठीक है। तो उनके दरबार में आए थे। हम सबकी चर्चा करेंगे। फ्रांसीसियों की हमने बात करी ली, पुर्तगालियों की बात कर ली, अंग्रेजों की बात कर ली, डच, डेनिश और स्वीडिश लोगों में ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि छोटी मोटी बात हम यहाँ पे तो भी करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी, बेसिक चीज समझ में आ गई। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा आगे का, इनका क्या कैसा है। सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए। कैसे आए, क्या हुआ, उसके पीछे की कहानी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताई दी थी। 1486 के आसपास बार्थोलोमो डियाज व्यक्ति का नाम था। क्या नाम था? बार्थोलोमो डियाज, है ना। ये भैया नाविक हुआ करते थे, पुर्तगाली नाविक। इन्होंने उत्तर मासा अंतरीप को आगे चल के हमने बोला है केप ऑफ गुड होप। क्या? गुड होप। आजकल केप टाउन के आसपास वाली ये जगह है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, ठीक है। सो उत्तर महासागरीय की खोज कर ली थी इन्होंने और उसके बाद आगे का रास्ता वास्को डी गामा ने 1498 में, 97 में निकले थे, 98 में भारत पहुंच के इन्होंने भारत की खोज कर दी। तो पुर्तगालियों ने स्टार्ट करा, इसीलिए सबसे पहले ये आए। तो यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा की अगर हम बात करें तो वास्को डी गामा पहला पुर्तगीज व्यक्ति था या पहला यूरोपीय व्यक्ति हुआ करता था। इसने 90 दिन की यात्रा करके अब्दुल मनीक, ये व्यक्ति का नाम है जो गुजराती व्यापारी है ना, अब्दुल मनीक, उसकी सहायता से भारत में प्रवेश कर लिया कालीकट बंदरगाह पे 17 मई 1498 को। कालीकट जो है ये केरल में पड़ता है, याद रखना है हमको, केरल भारत का बिल्कुल आपने देखा होगा पश्चिम में सबसे नीचे जो एक राज्य पड़ता है छोटा सा, वो केरल राज्य, उसी में कालीकट। आजकल इस जगह को कोझिकोडे के नाम से जाना जाता है, कोझिकोड बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखना है। यहां वास्को डी गामा का स्वागत वहां के राजा जमोरिन राजा, देखो यार यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद है इतिहासकारों में। यहाँ पे सामरी जनजाति या जमोरी जनजाति पाई जाती थी उस समय केरल में, और उसके जो हेड हुआ करते थे उनको जमोरिन या कई जगहों पे सामोरिन लिखा हुआ है, तो वो राजा के रूप में है, हेड है। तो उन्होंने हिंदू शासक कह दिया जाता है, हिंदू धर्म को मानने वाली ये जनजाति थी, तो वहां पे उनने इनका भव्य स्वागत किया। देखो यार, विदेशी व्यक्ति कोई डायरेक्टली आपके पास आ रहा है पहली बार, तो खुशी तो होती है। और राजा, भाई राजा की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं भारतीय कल्चर की, भारतीय संस्कृति की। तो भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव, अतिथि आता है उसका स्वागत हम बड़े धूमधाम से करते हैं। और पहली बार कोई विदेशी व्यक्ति आपके आया है तो भैया भव्य स्वागत किया गया वास्को डी गामा का। लेकिन कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे कौन? अरब लोग। अब भाई देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इकलौते व्यक्ति हैं जो आप व्यापार कर रहे हैं, मोनोपोली जिसको कहा जाता है, मोनोपोली का मतलब होता है एक छत्र राज्य जिसको कहा जाता है एक प्रकार से, कि भाई एकमात्र आप ही व्यक्ति हैं जो ट्रेड कर रहे हैं। अब आपका कंपटीशन जब आएगा तो बुरा तो लगेगा, और बुरा लगेगा तो विरोध करेंगे। तो उस समय तक अरब लोग ही, हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि अरब लोग ही व्यापारी की भूमिका अदा कर रहे थे। अरब लोग ही व्यापार किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो व्यापार करते थे। और ये आज की बात नहीं, प्राचीन काल से चल रहा। तो उन्हें बुरा लगा भैया कि विदेशी व्यक्ति भारत आ गए हैं, तो उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं भैया, विदेशी व्यक्ति हैं, अच्छी बात है, स्वागत है। तो भैया वास्को डी गामा को बाद में फिर जहाज भर के मसाले देके उन्हें विदा किया गया। ये फ्री में मिला था, और फ्री में मिला था तो भैया ये मान के चलो जो खर्चा लगा था आपका वो 1 रुपये लगा था, और ये सामान उन्होंने जो बेचा यूरोप जाके वास्को डी गामा ने, तो 50 से 60 रुपए का वो एक सामान बेचा। 1 रुपए की जगह ने जो फायदा हुआ 50 से 60 रुपए का, तो भैया भाग्य खुल गए।
पहली बार इतना पैसा जब आपने देखा कि यार इतना तो भंवर पैसा है भैया, इतना फायदा है अगर व्यापार में, तो फिर अपन को तो करना चाहिए। और ये इतनी खुशी जब इन्हें मिली है कि भाई बोलता है ना, आज लगता है मैं हवाओं में हूं, कि आज इतनी खुशी मिली है। और इतनी खुशी मिली तो ये दोबारा आ गए 1500 के आसपास, और फिर से आए। तो अब यार भाई मतलब ऐसा प्रथा थोड़ी बट रहा है कि अब बार बार आओगे तो हम आपको गिफ्ट देते ही रहेंगे। अब की बार हमने पैसा लिया, वो पैसा लिया तो भी फायदा तो था ही भाई सब, तो फायदा हुआ। और अब भैया पुर्तगालियों को लगने लगा कि भाई यहाँ तो व्यापार करना बनता है। और जब आप परमानेंट सेटलमेंट का सोचते हो तो भैया आपको अब क्या है कि भाई इतना सारा सामान, व्यापार रास्ता पता ही है, सब कुछ है, आपको व्यापार भी करना है। तो व्यापार करना है तो उसके लिए भैया एक वेयर हाउस होना चाहिए, जहां आप अपना गोदाम होना चाहिए ना, एक प्रकार का, जहां आप अपना पूरा सामान रख पाओ, उसकी व्यवस्था कर पाओ, सब कुछ कर पाओ। तो यहीं से फिर धीरे धीरे ये एस्टैब्लिश होने की शुरुआत करते हैं। और जैसे ये शुरुआत करते हैं तो अब राजा को गुस्सा आने लग गई कि भैया ओ कि क्या जरूरत है तुम्हें देखो हुआ क्या, गोदाम बनाया, राजा ने जगह भी दी, गोदाम बनवाया, कोई समस्या नहीं। लेकिन बाद में ये अपने सैनिक लगाने लग गए, उस कोठी को, ये गोदाम को ये सुरक्षित करने की चालू कर दी। तो राजा ने कहा कि भैया जब हम ही सपोर्ट कर रहे हैं तो हमसे बड़ा आदमी कौन है भाई इधर, तुम्हें किससे डर है, किससे डर है, फिर क्यों तुम ये कोठी ओठी बना रहे हो, ये पूरा अपना व्यवस्था पूरा खड़ा कर रहे हो, ये तो गलत बात है। तो राजा को बुरा लगा, तो राजा ने चटकाना चालू कर दिया। राजा ने चटकाना चालू किया तो भाई पैसा तो हो ही गया था, तो इतने इधर की जगह दूसरी जगह पे व्यवस्था करने की सोची। वही चीज हुई है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। तो भैया पहले से व्यापार कर रहे अरबों ने विरोध कर दिया, वास्को डी गामा वापस लौट गए 1499 में। इनको भैया क्या है, भंवर, पूरा जहाज भर के मसाला दिया गया राजा की तरफ से। वास्को डी गामा जिस माल को लेकर, खासकर उधर पे काली मिर्च की बात चल रही है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मसाला है, वापस लौटा और पूरी यात्रा की कीमत जो लगी थी उससे 60 गुना दामों में वो ने माल बेच दिया। अब माल बेच दिया तो भंवर पैसा। ऐसी कंडीशन में फिर दोबारा से 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वारेज कैम्ब्रेल, है ना, पेट्रो अल्वारेज कैम्ब्राल या कैम्ब्रिज की नाम इधर आता है, उसने फिर भारत में आया। वापस से 1502 में वास्को डी गामा आया। अब ये आ ही रहे थे वापस से, कालीकट कोचिन की बात चल रही है, और कन्नानौर में इन्होंने फिर व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करना शुरू कर दी। भाई साहब ये सब होने के बाद धीरे धीरे ये पश्चिमी जो हमारा सह्याद्री प्रदेश है या पश्चिमी घाट वाला इलाका है, उसमें आपने नाम सुना होगा गोवा का, जो आप प्लान बनाते हैं घूमने का और पूरा तो हो नहीं पाता आज तक, है ना। तो वही गोवा आगे जाके फिर इन्होंने राजधानी अपनी बना ली। किसने, पुर्तगालियों ने। कैसे बनाई, क्या किया, हम बताते हैं आपको आगे। तो भैया वास्को डी गामा के बाद अब पुर्तगालियों को लगा कि एक प्रॉपर व्यवस्था के साथ काम होना चाहिए, तो इन्होंने एक सेना भेजा। सेना में सेनापति तो होता ही है, और उसी सेनापति के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया कि भैया अब सैनिक कार्यवाही चालू करी। सैनिक कार्यवाही मतलब सपोर्ट के हिसाब से कि वहां पूरी व्यवस्था होगी, सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहला व्यक्ति जो आया, वो पहला नहीं है, ये दूसरा व्यक्ति है, आपको मैं बता दूं। नाम आप देख रहे हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क। क्या देख रहे हैं, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। 1503 में अल्बुकर्क सेना का कमांडर बन गया और उसके साथ आया, सेना के साथ, और 1509 तक भारत में रहा। और 9 में उसको क्या मिल गया, पुर्तगालियों का गवर्नर उसको बना दिया, हेड बना दिया गया। जितने भी पुर्तगाली कंपनी थी उसका हेड बना दिया गया। इससे पहला व्यक्ति कौन था, तो भैया अल्फांसो दी अल्बुकर्क अगर दूसरा व्यक्ति था तो पहला व्यक्ति कौन था, तो पहला व्यक्ति हम आपको बता दें अल्मीडा हुआ करता था, जिसका नाम है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ये पहला गवर्नर हुआ करता था पुर्तगालियों का, सेना कमांडर जो हुआ करता था ये हुआ। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा फेमस तो हो नहीं पाया, कुछ ऐसा बहुत अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहला व्यक्ति जो होता है वो संस्थापक के तौर पर उसकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि अगर वही कमजोर निकल गया तो आगे आप जड़ें मजबूत तो कर ही नहीं पाओगे। तो जड़ें मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए पहले व्यक्ति का हमेशा नाम चलता है। और पहला व्यक्ति कौन है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, जो भारत का पुर्तगाली लोगों का पहला गवर्नर भारत में बन जाता है। दूसरा व्यक्ति कौन है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। 1509 में जैसे ये गवर्नर बनता है, अब ये भैया लड़ाई करना चालू करेगा, और बिल्कुल लड़ाई करेगा। इनने बीजापुर के शासक जो थे उस समय, बीजापुर, गोलकुंडा इत्यादि, बरार इत्यादि, जो आपने नाम सुने, बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया था, उसमें से बीजापुर के जो शासक हुआ कर रहे थे उनसे लड़ाई करी, और गोवा उनके अधीन हुआ करता था, उनसे गोवा छीन लिया। किसने छीन लिया, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। फिर यही 1510 में छीना हुआ गोवा 1530 में पुर्तगालियों की राजधानी बन जाएगा। ठीक है भैया, अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को
भारतीय महिलाओं से विवाह करने को भी प्रोत्साहित करा। भैया तभी तो रिश्तेदारी बनाओगे, तभी तो फिर परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगा, नहीं तो कैसे चल पाएगा? ऐसे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो आपको रिश्तेदारी तो बनानी पड़ेगी, उनसे संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। इसलिए उनने प्रेरित किया पुर्तगाली लोगों को कि भैया भारतीय महिलाओं से शादी ब्याह करो, ताकि आपकी फैमिली हो यहाँ पे बने और धीरे धीरे आपका कहीं ना कहीं क्या हो पाए, मेल मिलाप थोड़ा सा बन पाए भारतीय लोगों से। तो उन्होंने किया, बाकायदा लोगों ने किया और ये काम कर गया। अल्बुकर्क मुसलमानों का बहुत ज्यादा विरोधी था। अब भैया यही तो अरबी लोग हुआ कर रहे थे जो पहले से शासन कर रहे हैं, तो लड़ाई झगड़ा तो होना लाजमी है ही ना भैया। विरोध होगा तो लड़ाई होगी, और बिल्कुल होगी। इसके बाद इस लड़ाई में क्या है, मतलब इनी चीना चपटी विरोध इत्यादि में 1515 के आसपास अल्बुकर्क की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जैसी उसकी मृत्यु हुई तो अब बस माहौल खत्म। 1503 में कोचिन में पहले दुर्ग की स्थापना कर ली थी पुर्तगालियों ने। तो कभी पूछ ले पहली फैक्ट्री तो कोचिन में बनाई थी। किसने बनाई थी? पुर्तगालियों ने 1503 में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी कोच्चि में। ठीक है भाई, कोच्चि आज बोल दिया जाता है, उसको पहले कोचिन बोला जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे 1529 और 38। 1529 से 38 9 सालों की बात है ये। नीना द कुन्हा, ये एक नया व्यक्ति है जो गवर्नर बन के आता है। इसको हमने लिया है, बीच वालों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नीना द कुन्हा यही है जो गोवा को राजधानी बनाएंगे। आ तो गई था कब्जे में, तो गवर्नर बना जिनने राजधानी 1530 ईस्वी में कोचिन से कहां कर दी, गोवा को स्थानांतरित कर दिया, गोवा को राजधानी बना दिया नीना द कुन्हा ने। ये कौन थे? पुर्तगाली गवर्नर हुआ करते थे जो 1529 से 38 में भारत के गवर्नर रहे हैं पुर्तगालियों। गुजरात के शासक हुआ करते थे उस समय बहादुर शाह। कौन भैया? बहादुर शाह। और ये बहादुर शाह पे हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया हुआ है जब हम प्राचीन मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हुआ कर रहा था उस समय का, हल्का बदला व्यक्ति नहीं था। आपने नाम सुना होगा, शेर शाह सूरी से इसने गठबंधन भी किया था, फिर बाद में हुमायूं को हराया भी जाएगा, है ना। तो ये व्यक्ति वही था। तो उसके पास में द्वीप हुआ था, दमन द्वीप का नाम सुना है आपने? दमन द्वीप, तो ये द्वीप हो गया। उसी के पास में बसीन पड़ता है, बेसिन जिसको हम बोलते हैं। तो भैया ये बसीन इसने प्राप्त कर लिए 1534 में। किससे? बहादुर शाह से। इसके अलावा 1542 से 45 के आसपास मार्टिन अल्फांसो डिसूजा का नाम सुना होगा, ये गवर्नर बन जाता है। और प्रसिद्ध जेसुइट संत जो हुआ करते थे उस समय के, इनका नाम है फ्रांसिस्को जेवियर। उसके साथ आए थे, किसके? अल्फांसो डिसूजा के साथ जेवियर, फ्रांसिस्को जेवियर, जो जेसुइट संत मतलब जो हुआ करते हैं ये क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए। ये संत इनके साथ घूमने फिरने आ रहे थे, साथ में ही थे, तो भारत आए हुए थे। अल्बुकर्क के उत्तराधिकारियों ने पश्चिमी घाट में अपने दमन द्वीप की तो हमने बात कर ही ली, सॉल्सेट द्वीप हुआ करता था, चोल साम्राज्य हुआ करता था, उसके आसपास वाला क्षेत्र, बंबई हो गया, मद्रास हो गया, इसके निकट क्या किया? बंबई के निकट सेंट थॉम और बंगाल में हुगली, ये सारी बस्तियां बसाई। तभी तो भैया ये पहले चीजें हुआ नहीं करती थी। हुगली आज इतना डेवलप हो गया है, किन्ने करा? इन्हीं अंग्रेजों ने करा, है ना। ये आप देखोगे सेंट थॉम आज जाओगे तो भैया बहुत डेवलप है। बंबई वीरान टापू हुआ करते थे, जिनको इतना डेवलप किया किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया। ठीक है, हालांकि ये पुर्तगालियों के पास पहले से था, फिर ये दहेज में दे देंगे किसको? ब्रिटिशर्स को। तो अंग्रेजों के पास जब से बंबई पहुंचेगा फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। ठीक है, तो अभी पहुंचाएंगे, डोंट वरी। अभी ये याद रखना है कि अभी बंबई किसके कब्जे में है? पुर्तगालियों। फिर पुर्तगाली बाद में दहेज में दे देंगे किसको? अंग्रेजों को। चलो आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों का पतन होना चालू हो जाता है। कब हो जाता है? पुर्तगाली आए तो 1498 में है वास्को डी गामा के साथ ही। एक लड़ाई होती है 1612 में। ठीक है, 1612 में एक लड़ाई होती है, किससे होगी? अंग्रेजों से। जब अंग्रेज आना चालू हो जाएंगे ना, तो अंग्रेज आई तब थे। कब आए थे? 1609 में ने अपना व्यापार स्टैब्लिश करा था, शुरू करा था। 1608 में ये आए थे और कहाँ आए थे? सूरत में आए थे, गुजरात में। सूरत के पास गुजरात में ही आपने नाम सुना होगा स्वाली होल या स्वाली, ये जगह का नाम है। स्वाली में पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, जिसमें विजय होती अंग्रेजों की। और अंग्रेजों की जब विजय हो जाती है तो उस समय जहांगीर हुआ करते थे मुगल एम्परर, और वो चाह रहे थे कि भैया, क्योंकि देखो यार 1500 से 1600 आ गया,
है ना। लगभग 100-125 साल का आपने शासन कर लिया है और इस शासन में आपने बहुत ज्यादा ही क्या है, मान सम्मान के साथ साथ पैसा, धन संपदा अपार कमा लिया, अपने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। तो अब भैया मुगल साम्राज्य भी घबरा रहा था कि भैया इनकी इतनी प्रसिद्धि के साथ साथ ये पावरफुल होते जा रहे हैं, शक्तिशाली होते जा रहे हैं, कल के दिन हमको परेशान करेंगे तो क्या करें, तो कुछ तो होना चाहिए इसके लिए। तो वो चाह ही रहे थे कोई दूसरा व्यक्ति आए जो इनसे लड़ने में समर्थ हो, और अंग्रेज यहाँ पे समर्थता दिखाते हैं। इसलिए मुगल्स जो है या जहांगीर जो है इनको फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की अनुमति दे देते हैं। किसको? अंग्रेजों को। तो वही चीज है। 1612 में पहली बार जब हार जाते हैं, कौन हार जाते हैं? पुर्तगाली। किससे हार जाते हैं? ब्रिटिशर्स से। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है किसका? अंग्रेजों का मनोबल भी बढ़ जाएगा, मुगल्स का भी बढ़ जाएगा। 16वीं शताब्दी के अंत तक पुर्तगाली शक्ति का ह्रास होने लग गया और धीरे धीरे ये बस्तियां उनके हाथों से निकलती चली गई। कौन सी बस्तियां? जो हमने देख ली थी, है ना। एक मुगल सामंत कासिम खां द्वारा भगाए जाने के कारण 1631 में उन्हें हुगली से भी हाथ धोना पड़ गया। कासिम बाजार जो है बंगाल में, आपने नाम सुना होगा, ये भैया मुगल सामंत हुआ करते थे कासिम खान, उनके द्वारा भगाया था। उनने ही कासिम बाजार बनवाया था, ठीक है। फिर भैया हुगली से हटा दिया गया किनको? पुर्तगालियों को हटाया तो बाद में अंग्रेज उस जगह पे जाएंगे। बम्बई अंग्रेजों को मिल ही जाता है दहेज में, मद्रास में कब्जा कर लेते हैं। तो भाई धीरे धीरे क्या है, प्रभुत्व समाप्त होना चालू हो गया। किसका? पुर्तगालियों का। 1661 में इंग्लैंड के जो शासक हुआ करते थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह हो गया पुर्तगाल की राजकुमारी से, है ना। राजकुमारी के साथ हुआ तो चार्ल्स द्वितीय को क्या है, दहेज के रूप में बंबई मिल गया। और इनने क्या किया, अब दहेज में बंबई मिला था तो वो राजा थोड़ी आएंगे बंबई में शासन करने। तो राजा ने क्या किया, अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना कुछ टैक्स लेके, पैसा लेके वो उनको दे दिया, ठीक है, बट्टे पे। तो भैया फिर इसके अलावा मराठों ने 1739 में सालसेट और बसीन पर अधिकार कर लिया, जो उस समय के क्षेत्र थे। अंततः उनके पास सिर्फ क्या क्या बच गया? गोवा बच गया, दीप बच गया, दमन दीप बच गया, है ना, यही बच गया। 1961 में फिर वो भी छीन लेते हैं, किससे? पुर्तगालियों से। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है। पुर्तगालियों के पतन के क्या क्या कारण थे भैया, ये देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भैया धार्मिक अंधता जो थी, उनकी धर्मांधता जिसको कहा जाता है, उनकी धार्मिक नीति जो थी वो असहिष्णुता वाली थी। मतलब बाकी धर्मों को वो ऊपर नीचे बराबरी की बात नहीं करते थे, सम्मान नहीं करते थे दूसरे धर्मों का, जो भारत जैसे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन में बाकी के लोग तो चटकेंगे ना। तो असहिष्णुता के कारण भारतीय शासक और जनता विरोधी हो जाती है, भावना, विरोध की भावना उनमें उत्पन्न हो जाती है। व्यापार में उनके जो तरीके थे वो अनुचित हुआ करते थे, ज्यादा दिन तक वो सफल नहीं हो सकते। अन्य यूरोपीय कंपनियां जो हुआ करती थी वो सीमित जनसंख्या, पिछड़ी अर्थव्यवस्था आदि जैसी पुर्तगाल की आंतरिक कमजोरियों के कारण, पुर्तगाल में बहुत सारी आंतरिक कमजोरियां थी, उनके समक्ष प्रतियोगिता में सफलता नहीं प्राप्त कर सकी। ब्राजील की खोज कर ली तो उनका ध्यान कहाँ हो गया? भारत से हटके ब्राजील की तरफ हो गया। किसका? पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति ली के हुगली में और शाहजहां की अनुमति लेके बंदेल में कारखाने स्थापित करे थे। और पुर्तगाली मालाबार और कोंकण तट से अधिक काली मिर्ची का निर्यात करते थे। साथ ही साथ मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील, ये इन सब का निर्यात कौन कर रहे थे? पुर्तगाल। तो पैसा तो इन्हें बबर कमा चुका था। इसके बाद आते हैं डच। भैया डचों की अगर हम बात करें तो डच संसद के आदेश के द्वारा 1605 में एक कंपनी बनाई गई जिसको बोला डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना करी 1605 में। हालांकि ये भारत तो आ गए थे 1596 में, लेकिन ये कंपनी स्टैब्लिश बाद में हुई है, जिसे युद्ध करने, संधि करने, किलों पर कब्जा करने और किले बनाने का अधिकार दिया गया। किसको? इस कंपनी को। किसके द्वारा? डच संसद के द्वारा। डचों ने अपना कारखाना सबसे पहले मसूलीपट्टनम में 1605 में स्टैब्लिश करा, पुलीकट में 1610 में, सूरत 1616 में, बिलिमपट्टम 1641 में, कराईकल की बात करें तो 1645 में, चिनसुरा की फैक्ट्री लगाई 1653 में, कासिम बाजार बंगाल, बसागोरे, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, सभी ये कहाँ लगाई? 1658। और लास्ट कोचिन की आखिरी थी 1663।
इसके बाद फ्रेंच लोग आ गए, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी जो है उसके पूर्व के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में उभर के आ गया। कौन? डच, जिसमें भारत भी शामिल था। उन्होंने पुर्तगालियों को विस्थापित कर दिया। किसने? डचों ने। थोड़ा बहुत हटा दिया भाई। अब इसके कारण क्या हुआ, उन 1690 तक भारत में उनका प्रमुख केंद्र जो थे वो पुलिकट हुआ करता था। तो इसके बाद बना के चेंज करके इन्हें नागापट्टनम कर दिया। 17वीं शताब्दी के मध्य में, मतलब 1650 से 1700 के बीच में अंग्रेज ये जब उभर के आ गए तब समस्या होना चालू हो गई डचेस को। तो भारत में 60-70 वर्ष तक संघर्ष के बाद 18वीं सदी के आसपास, मतलब बात करी जाती है 1760 में, 1760 क्या 1759 में, 1759 में होता है बेदरा का युद्ध। क्या होता है? बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध में दो यूरोपीय शक्ति तीसरी से लड़ रही थी। दो कौन सी थी? डच और डेनिस। इनने मिल के लड़ा किससे? अंग्रेजों से। दोनों हार गए। कौन हार गए? डच और डेनिस। तो भाई क्या कर सकते हैं, 1759 में बेदरा का युद्ध में अंग्रेजों के हाथों से इन्हें पराजय मिली और इसी के साथ ये पूरी तरह क्या हो गए? खत्म हो गए। कौन? डच। एक एक करके सारी डच बस्तियां अंग्रेजों ने अपने क्या कर ली? सुपुर्द करवा ली। और फाइनली 1795 में बाहर निकाल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो भाई यही खत्म हो जाते हैं। डच ने ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, चलिए डेनिस की बात करें। अंग्रेजों की बात हम बहुत बाद में करेंगे। ठीक है, चलो अंग्रेजों के बाद में करेंगे। फ्रेंच लोग आ गए, डच, पहले डेनिस की बात कर लेते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसियों की हम बाद में करेंगे, इंपॉर्टेंट तो यही है। डेनिस की बात करें, डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी है। 1616 में इसको बनाया गया। 1620 में इन्होंने आके ट्रांकोबार, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। 1676 में श्रीरामपुर, ये बंगाल की एक फैक्ट्री है, यहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, बस्ती बनाई। श्रीरामपुर में उनका मुख्यालय हुआ करता था और अपनी स्थिति वो मजबूत कर नहीं पाए। 1845 में सारी संपत्ति इन्होंने क्या कर दी? अंग्रेजों को बेच दी और निकल दिए। बात ही खत्म, टेंशन खत्म। स्वीडिश की तो हम बाद में बात करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, बता देता हूँ। कंपनियों के नाम: पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इस्ताद इंडिया, इसका नाम हुआ करता था। 1498 में इसको स्थापित किया गया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम पूरा था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, 1600 ईस्वी में। कब? 31 दिसंबर के दिन एक चार्टर द्वारा इसको स्थापित किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वेरिंगेडे ओस्ट इंडिसे कंपनीज, है ना, 1602 में इसको स्टैब्लिश करा गया। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, कंपनीज देस इंडेस ओरिएंटलेस 1664 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में बनाई गई। अब भैया ये 1731 में बनाई गई, लेकिन ज्यादा चली, साफ सुथरी बात यह है। तो भाई हमें जो बात करनी है, एक तो इसकी बात करनी है क्योंकि यहाँ से संबंध स्थापित हो गए, और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली खत्म हो चुकी है, ऐसा कुछ बचा नहीं। सबसे पहले आई, सबसे बाद में गई है। लड़ाई झगड़ा बंद कर दिए थे। क्यों? क्योंकि हारना चालू हो गए थे, तो इनको बस केवल व्यापार के अधिकार दिए गए थे, लड़ाई झगड़े, सेना इत्यादि रखने के अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, चले। तो अब भाई क्या हुआ कि जैसे ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, कब आती है? 1664 में आती है। तब तक अंग्रेज स्टैब्लिश हो चुके थे। सॉरी, ये इधर नहीं, ये इधर वाले, है ना। 60 साल का इन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिल चुका था, और इन 60 सालों में इन्हें खूब स्टैब्लिशमेंट कर लिया था। पुर्तगाली जो बड़ी शक्ति हुआ करती थी उसको हरा दिया। डच, डेनिस भी शांति से बैठ रहे। स्वीडिश का तो अभी तक कोई बोलबाला है ही नहीं, आई नहीं, क्योंकि तो फ्रेंच लोग जब आएंगे, और वो आएंगे तो लड़ाई झगड़ा चालू होगा, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई पहले भी यूरोप में इन दोनों में आपस में लड़ाइयाँ चली रही थी, ब्रिटेन और फ्रांस में। वो यहाँ आके भी तो लड़ाई झगड़ा होंगी, रुकेंगी तो है नहीं, है। तो वही चीज होती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अंग्रेजों की बात करेंगे, अंग्रेजों के बाद फिर हम फ्रेंच की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अंग्रेजों की बात करें। ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में कारखाना लगाने का निर्णय 1608 ईस्वी में किसने किया? कैप्टन हॉकिंस ने। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गए थे 1609 के आसपास, है ना। और भैया प्रारंभ में जहांगीर की इच्छा तो हो गई थी कि यार अंग्रेजों को लगा दें, लेकिन उस समय तक पुर्तगाली लोग थोड़े से पावरफुल हुआ करते थे, तो उनके विरोध के कारण इनने हाँ तो कर ही नहीं डाले। किसने? जहांगीर। लेकिन बाद में स्वाली सूरत के पास में है, 1612 में जब लड़ाई हुई, किस किस के बीच में? कैप्टन वेस्ट पुर्तगाली बेड़े को पराजित कर दिया। ये कैप्टन वेस्ट जो है अंग्रेजी बेड़े के प्रमुख हो रहे थे, तो इन्होंने पुर्तगाली बेड़े को परास्त कर दिया, जिससे जहांगीर खुश हो गए और अंग्रेजों को कारखाना लगाने के लिए फरमान जारी कर दिया। कब की बात है? 1613 ईस्वी। फिर इसके बाद एक व्यक्ति के नाम सुना होगा, कैप्टन
थॉमस रो का। कैप्टन थॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आते हैं और ये जेम्स फर्स्ट जो वहां के राजा थे उनके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में रुके। 3 साल तक रुके हैं भैया, बिल्कुल हल्के बदले में नहीं ले रहा। 3 साल में तो इनने बहुत अच्छे बॉन्डिंग कर ली थी जहांगीर से और फिर इनने बहुत सारे उपाधियां भी दी और बाद में खूब सारे इनको क्या कर दिया, विभिन्न भागों में कारखाने लगाने और व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। 1619 में भारत से वो वापस चलेगा। कौन? कैप्टन थॉमस रो की बात चल रही है और कोई नहीं बात चल रही। कारखानों की स्थापना की बात करें अगर तो पश्चिमी घाट, देखो भैया ये वाला जो है हिस्सा भारत का, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट। तो पहले पश्चिमी घाट की हम बात करें। पश्चिमी घाट में अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, भड़ौच कब? 1619 तक कारखाने लगाए जो सूरत के नियंत्रण में हुआ कर रहे थे। 1665 में कंपनी ने 10 पाउंड प्रति साल के भाड़े पर वही ले लिया था, क्या? चार्ल्स द्वितीय से बंबई ले लिया, किराए पे ले लिया था बंबई, ठीक है। उसके बाद गेराल्ड ओंगियर, ये नाम याद रखना है, 1669 से 1677 तक पहले गवर्नर बन गए बंबई के। इसके बाद भैया 1687 में पश्चिमी तट पर कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटा के क्या कर दिया? बंबई कर दिया। तब तक बैल डिस्कस कर लिया था, सारी चीजें कर ली थी। अब भैया दक्षिण पूर्वी तट की अगर हम बात करें, दक्षिण पूर्वी तट समझ पा रहे हो आप? ये है दक्षिण, ये है पूर्व, तो ये इस समय की बात चल रही है इधर वाली दक्षिण पूर्वी तट की। तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने सबसे फैक्ट्री लगाई 1611 में। पुलिकट, अरमा गांव में कारखाने लगा लिए। 1639 में फ्रांसिस डे, ये व्यक्ति का नाम है जिसने चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे? दौलताबाद का नाम सुना होगा, वाह। तो दौलताबाद मतलब महाराष्ट्र वाली जगह। मद्रास प्राप्त कर लिया और एक किलाबंद कारखाना लगाने की अनुमति भी प्राप्त कर ली, जिससे फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। सेंट जॉर्ज, आपने नाम सुना है? संत जॉर्ज की बात चल रही है, उनके नाम से फोर्ट बनाया तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया, ठीक है। इसके बाद शीघ्र ही मसूलीपट्टनम के स्थान पर अब क्या कर दिया? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल और मारावाल। कोरोमंडल मतलब ये वाला तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कंपनी का मुख्यालय मद्रास हो जाता है। कहां पे? मसूलीपट्टनम की मद्रास। मद्रास मतलब आज का चेन्नई की बात करते हैं, ठीक है। 1658 में पूर्वी भारत की अंग्रेजी बस्तियां, कौन कौन सी? पूर्वी भारत मतलब ये वाला इलाका, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज इसके अधीन सब कर दिया गया मद्रास में जो बनाया। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वी भारत के कारखानों की, तो भैया उड़ीसा के हरिहरपुर और बालासोर उड़ीसा में पड़ता है। कब बनाया? 1633 में। हुगली में 1651 में। और उसके बाद पटना हो गया, ढाका हो गया, कासिम बाजार हो गया, ये बंगाल के आसपास की बात है। अनेक कारखाने इन्होंने लगा लिए। 1690 में ये नाम याद रखना है, जॉब चारनॉक। क्या नाम रखना है? जॉब चारनॉक। इन्होंने क्या करा? सूतानाती जगह का नाम है बंगाल के पास में, ठीक है, एक कारखाना लगाया। बाद में सूतानाती के आसपास कालीकट और गोविंदपुर, इनकी जमींदारी भी हासिल कर ली और इन सबको मिला के कलकत्ता की नींव रखी गई है भैया, ठीक है। 1699 के आसपास, 1700 के आसपास कलकत्ता शहर बसाया। कलकत्ता था ही नहीं पहले, ठीक है। ये गांव बाद में कलकत्ता के रूप में उभर गए, याद रखिएगा। 1696 में अंग्रेजों ने सूतानाती के कारखाने की घेराबंदी कर दी, जिसको बर्दवान के जमींदार, बर्दवान जगह का नाम है वहां पे, तो उनके जमींदार हुआ करते थे शोभा सिंह। उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह का बहाना बनाकर तथा नए रूप में 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम से एक नया फोर्ट बना लिया, फोर्ट विलियम 1700 ईस्वी। बाद में ये प्रशिक्षण केंद्र भी बनेगा, है ना। चलिए, एक प्रधान के साथ एक समिति का गठन किया गया, जिसमें सर चार्ल्स एरे पहले प्रधान थे, किसके? समिति के। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा इस सभी फोर्ट विलियम की समिति के अधीन कर दिया गया। 1700 ईस्वी के आसपास की बात चल रही है। फोर्ट विलियम और बंगाल का हेड हो गया पूरा। पहले वो कहाँ हुआ करता था? फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था मद्रास के आसपास, वहां पे स्टैब्लिश था उसका अधिकार। फ्रांसीसियों की अगर बात करें तो 1664 में राज्य प्रशासन के द्वारा कोलवर्ट जगह का नाम है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई। 1664 में पहला फ्रांसीसी कारखाना सूरत में ही खोला गया 1668 में। फ्रैंकोइस कोरॉन ने बनाया था। बाद में 1669 में माराकारा, ये व्यक्ति का नाम है, जिन्हें मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित करा। मुस्लिम गवर्नर हुआ कर रहे थे, कहां के?
बलिकोंडापुरम के, उनसे फ्रैंकोइस मार्टिन जो व्यक्ति थे उन्होंने बेलांगेर की लेस्पी ने 1673 में एक छोटा सा गांव ले लिया लीज पे, ठीक है। और यही गांव बाद में अभी बनेगा क्या, पांडिचेरी, पुद्दुचेरी नाम आपने सुना होगा अब जो हम कहते हैं। इसके पहले गवर्नर कौन थे, फ्रैंकोई मार्टिन हुआ करते थे। और 1690 में बंगाल के मुगल नवाब से इनने चंदेर गांव ले लिया। चंदेर गांव को आगे जाके मैं आपको बता दूं कि ये चंदेर गांव आगे जाके क्या कहलाएगा, चंद्रपुर कहलाएगा, अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है। 1706 से 1720 के बीच में भारत में फ्रांसीसियों का पतन होना चालू हुआ। 1720 में कंपनी फिर से पुनर्गठित। फ्रांस में फ्रांसीसी शक्ति निनोयार और दुमास, इनके द्वारा 1620 से 1642 के बीच में फिर से गठित करी गई। और मालाबार मतलब केरल वाला तट है, उसमें माहे कोरोमंडल पर यनाम 1725 में, और तमिलनाडु में कराईकल पर कब्जा कर लिया। यही तो आज हमारे पांडिचेरी के अंदर 4 अलग अलग यूटीज के अंदर, पांडिचेरी के अंदर 4 अलग अलग जगह आती। तो 1742 में डुप्ले व्यक्ति आए फ्रांसीसी गवर्नर के तौर पर, और इन्होंने बहुत तोड़ मचाई है भैया, है ना। आगमन के साथ ही आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं, और इन संघर्ष में अंततः पराजय किसकी होगी, फ्रांसीसियों की ही हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्या हो जाता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे बाद में। डेनिस की हमने बात कर ही ली थी। भारत में कंपनियों के आगमन की बात करें तो पुर्तगीज जो है, पुर्तगाली जिनको कहा जाता है, सबसे पहले नंबर पे आए। डच लोग, इनकी कंपनी बाद में स्टैब्लिश हुई, लेकिन आए दूसरे नंबर पे थे 1596 में, याद रखिएगा, ठीक है। ये 1498 में भारत आते हैं, ठीक है। इसके बाद अंग्रेज लोग जो है तीसरे नंबर पे आते हैं। भले इनकी कंपनी 1600 में बन गई थी, लेकिन ये भारत तो 1608 में आए हैं, ठीक है। डेनिस की बात करें तो भैया डेनिस लोग 1616 में आए हैं, फ्रांसीसी लोग 1664 में भारत आए। तो भैया ये आवागमन की बात है, लेकिन कंपनी की बात अगर हम बात करें तो अलग अलग हो सकती है, वो बस चेंज यहाँ ही है डच और अंग्रेजों में, बाकी तो सेम ही है, ठीक है। सो दूसरा तीसरा अगर कंपनी एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो अंग्रेज दूसरे नंबर पे हो जाते हैं, लेकिन आने के क्रम की बात करें तो डच। देखो होता क्या है कि अंग्रेजों को तो पता ही नहीं था, ये पुर्तगाली लोग ही तो थे जिन्हें पता था भारत के बारे में। तो एक बार क्या होता है, अंग्रेज लोग जो क्या है लड़ाई करते हैं पुर्तगाली जहाज से, और उस जहाज को लूट लेते हैं। उस जहाज में जो माल मिलता है, उस माल के साथ साथ एक नक्शा मिल जाता है भारत तक पहुंचने का। ये बात है मेरे ख्याल से 1578 की बात है। फिर बाद में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, सब होती हैं। उसके बाद फिर कंपनी बनने का प्रस्ताव रखा जाता है, 1600 में कंपनी बनती है, फिर ये आना स्टार्ट करते हैं। ये पूरी कहानी मैं आपको बता दूं, नहीं तो इन्हें तो पता ही नहीं था कुछ, अंग्रेजों को ये आ ही नहीं पाते। लेकिन वो गलती हो जाती, जो होना होता है वो हो ही जाता है, और हो चुका है, अब क्या है इतिहास के लिए रोना। तो बस भैया यही सारी चीजें। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करें जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, या आपको पता तो होना ही चाहिए, पूछे ना पूछे। पुर्तगालियों के आने से भारत में बहुत सारी चीजें हुई, जैसे तंबाकू की खेती, जहाज का निर्माण गुजरात और कालीकट में, और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। किसके कारण हुई है, ये पुर्तगालियों के कारण ही भारत में हो पाई। उनके आगमन से भारत में गौतिक स्थापत्य कला का आगमन भी हुआ है। गौतिक कल्चर की हम बात करें, डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में पहला डच कारखाना स्थापित करा था। डचों द्वारा बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपली में स्थापित करी गई थी, लेकिन शीघ्र ही पीपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री को स्थापित कर दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1653 में डचों ने चिनसुरा में गुस्ताबुल नाम के किले का निर्माण भी कराया था। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन भी कराया। स्वर्ण पैगोडा आपने नाम सुना होगा, तो ये सिक्के जो हैं वो डचों ने पुलिकट में चालू कराए थे। अंग्रेजों द्वारा उत्तर भारत में सबसे पहले फैक्ट्री जो थी सूरत में स्टैब्लिश करी गई, 1607 में नहीं यार, 1608 में लिखना है, ठीक है। दक्षिण भारत में उनकी पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाई गई और पेटापुली में स्थापित करी गई। डेनिस ने 1620 में वैंकूवर और 1676 में सेरामपुर, बंगाल के पास में है, यहाँ पे अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित करी हुई। मेरे ख्याल से इतना ही है, और इसके बाद ही हमने डचों के आगमन को खत्म कर दिया। अब हम लड़ाई चालू करेंगे किसकी, हमें ये तो समझ में आ गया कि भैया पुर्तगालियों ने पैसा कमा लिया, शांत बैठ गए। डच और डेनिस और स्वीडिश, इनका कुछ ज्यादा मामूली इफेक्ट है, कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं। इफेक्ट जो है वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का। तो भाई ये दोनों पावरफुल शक्ति हैं, यूरोप में भी लड़ रही थी क्योंकि अगल बगल की स्थिति थी। इसके कारण भारत में जब इनने स्टैब्लिश करा अपने आप को, तो आपस में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि साम्राज्यवाद की नीति
चल रही थी। और यहाँ पे शुरुआत किसने करी है? फ्रांसीसियों ने करी, डुप्ले के समय में। डुप्ले ने साम्राज्यवादी नीतियां अपनी स्थापित करने के लिए क्या किया कि भारतीय राज्यों में थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चालू करा। और हस्तक्षेप के कारण क्या है ना कि समस्या पैदा होना चालू हो जाती है और यही से चिंगारी छूटती है लड़ाइयों की। किसकी लड़ाइयों की? अंग्रेज और फ्रांसीसी की। तो ये जो लड़ेंगे ये किन मुद्दों पे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे? इनकी जो लड़ाई है वो कर्नाटक युद्ध के माध्यम से बताई जाती है, पढ़ी जाती है जनरली इतिहास में। तो कर्नाटक युद्धों की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।